जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले क्रॉप इंप्रूवमेंट रवि क्रॉप से सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो आपकी इस वीडियो का यदि आप PDF फॉर्म पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर 7697505033 इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक के द्वारा भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सीधे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्योट के साथ में, जो शानदार क्योट के साथ में, कि बुरे हालात है तो क्या हुआ, कि बुरे हालात है तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बड़े हुए तो क्या हुआ, बड़े हैं तो क्या हुआ, हम भी अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दोस्तों आपको अपने जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को पूरे दिल से और दिल लगाकर आपको करना है। जैसे कि आप 6th सेम में पहुंच गए हैं तो अब आपको आपकी फील्ड में कुछ अच्छा करना है। उसके लिए आपको या तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हुए या फिर कोई सी भी जॉब जो आपकी, या जॉब या फिर कोई सा भी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे आपके बिजनेस होते हैं, उनमें आपको निरंतर अग्रसर होना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम व कुल कौन सा है। दोस्तों जो गेहूं है वैसे तो गेहूं की जो अलग अलग टाइप के होते हैं, सरगुणित होते हैं, कुछ चतुर्गुणित होते हैं, कुछ द्विगुणित होते हैं, जैसे टिटिकम, ड्यूरम, डाइकोकम, ऐसे ना। लेकिन गेहूं जो वास्तविक हम खाते हैं उसका उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो टिट्रिकम एस्टिवम। कौन सा, टिट्रिकम एस्टिवम है ना, जिसे हम पीसिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं, पीसिया या चपाती गेहूं के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं, टिट्रिकम एस्टिवम। इसका कुल कौन सा है दोस्तों, तो पोएसिया ग्रामिनी जो होता है इसका कुल होता है, मतलब फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि फेल्डमैन और सीयर्स, कौन, फेल्डमैन और सीयर्स ने 1981 में गेहूं की कितनी कौन कौन सी मुख्य जातियां बताई थी। दोस्तों तो फेल्डमैन और सीयर्स ने जो है 13 तो द्विगुणित जातियां, 12 चतुर्गुणित जातियां और 5 षटगुणित जातियां इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टिट्रिकम, सॉरी दो है ना, कि टिट्रिकम जो आपका मोनोकोकम है इसका सामान्य नाम क्या है और गुणसूत्र इसमें कितने होते हैं। दोस्तों जो टिटिकम मोनोकोकम होता है इसका जो सामान्य नाम है वो आपका इनकॉर्न व्हीट होता है। कौन सा, एयर कॉर्न व्हीट होता है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 2n बराबर 14 होते हैं। 2n इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू जो आपके होते हैं 14 होते हैं, मतलब कि जो द्विगुणित होता है। मोनोकोकम क्या होता है आपका, द्विगुणित गेहूँ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो टिट्रिकम डाइकोकम है, कौन सा, टिट्रिकम डाइकोकम, इसका सामान्य नाम क्या है और इसके गुणसूत्र कितने होते हैं। दोस्तों टिट्रिकम डाइकोकम का सामान्य नाम आपका इमर व्हीट होता है। कौन सा होता है, इमर व्हीट होता है, जिसमें आपके कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 28। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके, 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम ड्यूरम की, कौन से, टिटिकम ड्यूरम की, टिटिकम ड्यूरम को है ना, टिटिकम ड्यूरम जो होता है दोस्तों इसको हम मेकोरानी या ड्यूरम व्हीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेकोरानी या ड्यूरम व्हीट के नाम से जानते हैं। इसमें भी गुणसूत्र कितने होते हैं आपके, 28 ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिटिकम जो ड्यूरम है उसको हम मेकोरानी व्हीट के नाम से जानते हैं और ड्यूरम के नाम से जानते हैं। उसमें जीन की बात कर ली जाए, गुणसूत्र की बात, तो 2n इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू आपकी कितने होते हैं, उसमें 28 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि टिटिकम स्पेल्टा, जो टिटिकम स्पेल्टा है इसका सामान्य नाम और गुणसूत्र क्या है। दोस्तों टिटिकम स्पेल्टा का सामान्य नाम जो होता है आपका होता है स्पेल्ट व्हीट। कौन सा व्हीट, स्पेल्ट व्हीट होता है। और नेक्स्ट बात कर ले गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र उसमें होते हैं दोस्तों आपके कितने, 42 गुणसूत्र दोस्तों उसमें होते हैं। कितने होते हैं, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। टिट्रिकम एस्टिवम का सामान्य नाम व गुणसूत्र की संख्या। दोस्तों टिट्रिकम एस्टिवम को ब्रेड व्हीट के नाम से, पीसिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। टिट्रिकम एस्टिवम को ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, पीसिया या चपाती गेहूं भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो गुणसूत्र की बात करें टिट्रिकम एस्टिवम में जो होते हैं 2n इक्वल्स टू आपके 42 होते हैं। कितने, 42 होते हैं आपको, लेकिन ये याद रखना है 2n इक्वल टू 6x इक्वल्स टू आपके 42 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कितने क्षेत्र पर खेती होती है, कौन से व्हीट की कितने क्षेत्र पर खेती की जाती है दोस्तों, ये हम देखेंगे। देखते हैं आपका टिट्रिकम जो आपका एस्टिवम होता है दोस्तों 95% एरिया पर इसकी खेती की जाती है। और ओवरऑल मतलब कि यदि देखा जाए ओवरऑल या एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 87% है ना।
और मतलब एग्जैक्ट डाटा यदि इसका देखा जाए तो 87% जो एरिया है इस पर टिटिकम एस्टिवम की खेती की जाती है। लेकिन यदि 87 आपके ऑप्शन में नहीं आता, 95% आता है, तो आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए, 95 होगा। लेकिन 87 और 95 दोनों आपके ऑप्शन में आते हैं, तो 87 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि टिटिकम ड्यूरम जो है ओवरऑल कितना उगाया जाता है दोस्तों। टिटिकम ड्यूरम की खेती जो होती है नॉर्मली देखा जाए 4%, यदि आता है ऑप्शन में 4% आता है और 12 नहीं आता है तो सही है, लेकिन आपको 12, चलो आपको सीधा बता देते हैं आपको क्या याद रखना है। आपको ओनली याद रखना है कि टिटिकम एस्टिवम की 87%, टिटिकम ड्यूरम की 12% और टिटिकम डाइकोकम की 1%, है ना। 87-12-1 आपको याद रखना है। एस्टिवम ड्यूरम, है ना, ADD क्या याद रखना है, ADD एस्टिवम ड्यूरम डाइकोकम, एस्टिवम ड्यूरम डाइकोकम। एस्टिवम में 87, ड्यूरम में 12 और डाइकोकम में 1% है ना। वैसे आपको 95%, 4%, 1% को भी थोड़ा सा याद रख लेना, ताकि यदि ऑप्शन में इनकी बजाय ये आ जाते हैं तो आपको सही कर सकूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों। गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, आपको बता दें जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है नियर ईस्ट, क्या है, नियर ईस्ट एशिया माइनर है। कौन सा, नियर ईस्ट एशिया माइनर है। ये कौन सा प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है गेहूं का, है ना। जो नियर ईस्ट एशिया माइनर जो है दोस्तों आपका एशिया, ये प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है। लेकिन यदि द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र की बात की जाए, सेकेंडरी की बात की जाए तो कौन है, इथियोपिया है दोस्तों। क्या है, इथियोपिया है, इथियोपिया है। क्या है, गेहूं का सेकेंडरी इथियोपिया है और फर्स्ट क्या है, प्राइमरी प्राथमिक नियर ईस्ट एशिया माइनर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि गेहूं में दूरस्थ संकरण द्वारा विकसित गेहूं की प्रजाति कौन सी दोस्तों। तो दूरस्थ संकरण द्वारा प्रजाति जो गेहूं की बनाई गई है वो कौन सी, टिटिकम एस्टिवम। कौन सी, टिटिकम एस्टिवम। कैसे बना दोस्तों, तो टिटिकम एस्टिवम को मतलब टिटिकम मोनोकोकम और जो आपका एजिलोप्स स्पेल्ट जो गेहूँ है, एजिलोप्स स्पेल्टोइडस जो गेहूँ है, इन दो का संकरण किया तो हमें प्राप्त हुआ टिटिकम डाइकोकम। क्या प्राप्त हुआ, टिटिकम डाइकोकम प्राप्त हुआ। टिटिकम डाइकोकम और सिकल सीरियल, कौन, टिटिकम डाइकोकम सिकल सीरियल को, सिकल सीरियल क्या है दोस्तों, सिकल सीरियल क्या है आपको बता देते हैं कि सिकल सीरियल आपका है व्हीट, है ना, व्हीट और राई के संकरण, है ना। व्हीट और जो राई है उसका संकरण जो है वल्गेयर का संकरण, है ना। व्हीट और वल्गेयर के संकरण से जो प्रथम मानव जनित अनाज हमें प्राप्त हुआ कौन सा है, सिकल सीरियल है। क्या है, सिकल सीरियल है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम ट्रिट्रिकेल के नाम से भी जानते हैं, ट्रिट्रिकेल के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रथम मानव निर्मित जो अनाज है वो कौन सा आपका ट्रिट्रिकेल है। तो हमने क्या किया कि टिटिकम मोनोकोकम और एजिलोप्स को संकरण किया तो हमें टिटिकम डाइकोकम प्राप्त हुआ, है ना। टिटिकम डाइकोकम का जब हमने संकरण किया सिकल सीरियल के साथ में तो हमें टिटिकम एस्टिवम प्राप्त हो गए दोस्तों। क्या प्राप्त होगा, टिटिकम एस्टिवम प्राप्त हो गए, जो कि आपका ब्रेड व्हीट या फिर आपके 42 जीन वाला व्हीट या फिर आपके बात की जाए पीसिया व्हीट के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, गेहूं का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों। जो गेहूं का पुष्पक्रम है दोस्तों उसे हम संयुक्त स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूं में कैसा पुष्पक्रम होता है, संयुक्त स्पाइक होता है, जिसमें सर्वाधिक पुष्पन 9 से 11 होता है। कितना होता है, 9 से 11 में होता है दोस्तों। संयुक्त स्पाइक किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्पाइक के नाम से गेहूं के पुष्पक्रम को जानते हैं। और एक और ईयर या हेड के रूप में, ईयर यानी कि बाली के रूप में भी होता है ना, ईयर के रूप में भी बोल सकते हैं, लेकिन संयुक्त स्पाइक आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है और ऑप्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पुष्पन क्रिया कब पूर्ण हो जाती है दोस्तों। गेहूं की जो पुष्पन क्रिया होती है 2 से 3 दिन में पूर्ण हो जाती है, 2 से 3 दिनों में पूर्ण हो जाती है। और कितने, 2 से 9 पुष्प लगभग हो आते हैं। 2 से 3 दिन में गेहूं में पुष्पन क्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब गेहूं के जो पुष्प होते हैं उसके कुछ भाग होते हैं दोस्तों, जैसे कि गेहूं में पेलिया 1 पाया जाता है, पुंकेसर 3 पाए जाते हैं। कितने, 1 पेलिया पाया जाता है, 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। दोस्तों जो गेहूं का पुष्प होता है उसमें अंडप कितना होगा, 1 अंडप, अंडप हमेशा एक ही रहता है ना। लोडिक्यूल्स की बात करते हैं, लोडिक्यूल्स 2 होंगे और लेम्मा जो होगा आपका 1 पाया जाएगा। क्या, लेम्मा क्या पाया जाएगा आपका, 1 पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गेहूँ में परागण व परागकोश कैसा होता है दोस्तों। गेहूं में परागण कैसा होता है आपका, वायु परागण होता है। कैसा होता है आपका, वायु परागण होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, वायु परागण होता है, लेकिन फिर भी गेहूं कैसी फसल है आपकी, स्वपरागित फसल है। दोनों क्वेश्चन को हम मिलाकर पढ़ेंगे, इससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्या, गेहूं में परागण यदि सीधा पूछा जाए परागण किस प्रकार का परागण होता है, गेहूं में निम्न में से किस प्रकार का परागण होता है,
वायु, जल, जीव, कुछ भी, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको वायु परागण लगाना है। लेकिन यदि आता है कि गेहूँ कैसी फसल है, दोस्तों गेहूँ कैसी फसल है, तो गेहूँ आपकी स्वपरागित फसल है। गेहूँ कैसी फसल है आपकी? स्वपरागित फसल है ना। फिर गेहूं में परागकोश भी पूछा गया है कि परागकोश के साथ दोस्तों मुक्त दोलीय परागकोश होता है। गेहूं में कैसा मुक्त दोलीय परागकोश होता है ना। और गेहूं कैसी फसल है दोस्तों, तो आपको बता दें जो गेहूं है दोस्तों आपकी कैसी फसल है, गेहूं आपकी स्वपरागित फसल है, जिसमें 1% या कभी कभी 3 से 4% पर परागण होता है। केवल 1% या फिर कभी कभी देखा जाए तो 3 से 4% जो है आपका स्व पर परागण होता है। बाकी गेहूं एक स्वपरागित फसल है और परागण उसमें किसके द्वारा होता है, आपके वायु परागण होता है, वायु के द्वारा होता है, लेकिन स्वपरागित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि गेहूं का फल किस प्रकार का होता है दोस्तों। पुष्प हमने देख लिया किस प्रकार का होता है, संयुक्त स्पाइक होते हैं पुष्प। लेकिन गेहूं का फल किस प्रकार का दोस्तों, कैरियोप्सिस। गेहूं का फल कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट में कि गेहूं का जो फल होता है किस प्रकार का होता है। हालांकि इंप्रूवमेंट में आपको ये पूछा जाता है कि किस प्रकार फसल जो रबी क्रॉप्स के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए, है ना। लेकिन ये चीज़ें यदि मालूम है तभी कुछ हम आगे कर पाएंगे। तो गेहूं का फल को कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। बीज चोल और फल भित्ति संयुक्त होते हैं। कैसे बीज चोल और फल भित्ति कैसे होते हैं, इसके संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों की क्वेश्चन क्या है, गेहूं में उपज किन कारणों पर निर्भर करती है। दोस्तों गेहूं की जो उपज होती है, इकाई क्षेत्र में बालियों की जो संख्या होगी, प्रति बाली में दानों की संख्या और दानों का औसत भार। इकाई क्षेत्र में बालियों की संख्या, प्रति बाली दानों की संख्या और दानों का औसत भार, इन तीनों पर निर्भर करती है गेहूं की उपज। सॉरी थोड़ा सा पीछे आ गए हम। क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर हम 17 पर आ गए थे कि गेहूं की कौन सी किस्म है जिसमें हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। गेहूं की कौन सी किस्म है जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है, जिसने हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सोनारा 64 एंड लरमा रोजो। कौन सी, सोनारा 64 और लरमा रोजो, ये दोनों प्रजातियों ने गेहूं की ऐसी प्रजातियां हैं जो हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल भराव क्षेत्रों हेतु गेहूं की कौन सी किस्म उपयोगी होती है। दोस्तों जल भराव क्षेत्रों हेतु कौन सी, सोनारा 63, 64 और आपकी कल्याण सोना, ये तीनों आपकी उपयुक्त होती है। और तीनों कैसी, नोरिंटेन जीन है ना। नोरिंटेन जो जीन है ये इनमें पाया जाता है, बोनेपन का जीन होता है, गेहूं में बोनेपन का जीन होता है, जिसको गोंजीरो एनाजोका ने, जो गोंजीरो एनाजोका नामक वैज्ञानिक है जापान के, उनके द्वारा ये इसका खोज किया गया था। कौन, नोरिंटेन जीन की, है ना। इस नोरिंटेन जीन के साथ ही हम RST1 कौन था, RST1 और 2 RST2 का यूज भी हम कर रहे हैं, जिससे सर्वाधिक बोनी किस्मों का विकास भी किया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं दोस्तों। रोग तो वैसे हम सारे पढ़ेंगे इसके डिटेल में, डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। ओके, बट यहाँ हम देखते हैं कि गेहूं के जो रोग है कौन से, कि रस्ट, गेहूं का सबसे खतरनाक रोग होता है रस्ट रोग। कौन सा, आपको जानते होंगे, ब्लैक रस्ट जो होता है, ब्लैक स्टेम रस्ट जो होता है आपका, काला तना पक्सिना ग्रेमिनस टिटिसाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पक्सिना ग्रेमिनस टिटिसाई के द्वारा जो रोग होता है ना, रस्ट के द्वारा हो जाए। रस्ट रोग किसके द्वारा होते हैं, आपके पक्सिनियास के द्वारा होते हैं। स्मट रोग किसके द्वारा होता है, अस्टिलेगो, है ना। एस्टिलेगो के द्वारा क्या होते हैं, स्मट रोग होते हैं। अधिकतर अनाज वाली फसलों में स्मट रोग होते हैं, मतलब कंड रोग। कौन से कंड रोग होते हैं, कंड रोग किसके द्वारा होते हैं, आपके एस्टिलेगो के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपज किस पर निर्भर करती है दोस्तों। जो उपज होगी आपकी दानों के रंग पर, ग्लूटीन की मात्रा पर, दानों की कठोरता पर, गुणवत्ता पर, आकार और प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। किस किस पर, दानों का रंग, ग्लूटीन, दानों की कठोरता, गुणवत्ता का और दानों का आकार और प्रोटीन की मात्रा, इन सब पर निर्भर करती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको नई नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और नोटिफिकेशन आते रहें। कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।